हेलो दोस्तों, जैसे कि हमारा ये जो लेक्चर था पूरा इस चैप्टर का, वो सारे हमने थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस कर लिए थे। तो मैंने आपसे कहा था कि इस जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें जो भी या जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लास्ट ईयर किस तरीके से आए थे सीबीएसई बोर्ड्स में, हम वो देखेंगे। लेकिन मैंने एक टॉपिक अलग से रखा था, जो मैं सोच रहा था उसे अलग से पढ़ाऊंगा। तो वो हम टॉपिक यहाँ पर देख रहे हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है कि जो हम लेंसेज यूज कर रहे हैं, लेंसेज में क्या है, ग्लास है, तो वो रिफ्रैक्शन जो हम देख रहे हैं वो यहाँ पर देखेंगे कि अगर हमारे पास एक ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब का एक सिंपल मतलब कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा जो ग्लास से पूरा बना होगा, ठीक, और ऊपर नीचे एयर है, मतलब एनवायरनमेंट में ग्लास स्लैब प्रेजेंट है। उसकी कुछ थिकनेस होगी जैसे हमारे लेंस की होती है। तो इसके अंदर अगर हम स्टडी करें तो मान लो हमारी इंसिडेंट रे ये आती है, ठीक, इंसिडेंट रे ये आई। अब देखो ये एयर है, ये ग्लास है, ये भी एयर है, ठीक। तो ग्लास का कुछ म्यू होगा, म्यू जी मान लेते हैं। एयर में क्या है, 1 है, तो उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक। एयर क्या है, रेयर मीडियम, यानी कि लाइट यहाँ फास्ट ट्रेवल कर रही होगी। और ग्लास मेरा क्या है, डेंसर मीडियम, तो लाइट यहाँ पर स्लो ट्रेवल कर ली होगी। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जब रेयर से डेंसर में जाता है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल रिफ्रैक्शन होता है, ठीक। तो इस सरफेस के नॉर्मल लाइन क्या होगी, ये मतलब नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ठीक। तो परपेंडिकुलर लाइन इस सरफेस की 90 डिग्री वाली हो गई, ठीक। तो इसका जो रिफ्रैक्शन होगा टुवर्ड्स नॉर्मल होगा, ठीक है, यहाँ पे। तो ये जो रिफ्रैक्शन है थोड़ा सा चेंज हो जाएगी इसकी डायरेक्शन, ठीक। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल है, तो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। तो अगर इसे हम और बेटर तरीके से दिखाना चाहें तो मैं इसे थोड़ा और रिफ्रैक्ट कर देता हूँ नॉर्मल की तरफ, ठीक, जैसे ये वाली लाइन होगी, ठीक। तो पाथ हमें चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक्चुअल पाथ मेरा ये था और चेंज क्या हो गया, ये मतलब रिफ्रैक्शन में क्या है, बेंडिंग हो गई और टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गया, क्योंकि ये क्या है मेरी नॉर्मल लाइन, ये एंगल मेरा रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक। जो सारे लॉज है वो सब अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब जब लाइट अपोजिट सरफेस पे पहुंचेगी तो क्या चेंज आएगा, मतलब देखो, अब जो लाइट की रे है ऐसे ट्रेवल कर रही है, ये एरो से हम नोटेशन दिखाते हैं। डेंसर से जब रेयर मीडियम में जाएगी तो अब जो ऊपर था जस्ट उसका अपोजिट है। पहले रेयर टू डेंसर था तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, अब क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक। तो मतलब ये जो नॉर्मल लाइन है इस सरफेस के, इससे दूर जाएगी, मतलब इसकी तरफ नहीं, अब इससे दूर होगी, तो रिफ्रैक्शन कुछ ऐसा होगा, ठीक। तो ये जो लाइन हमारी निकली, अच्छा ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक। और जो निकलने वाली है उसे बोलते हैं हम इमर्जेंट रे, निकल रही है, इमर्ज कर रही है, ठीक। सिंपल का मतलब है इमर्जेंट वर्ड का, ठीक। तो एक्चुअल में हम क्या देखते हैं कि जो एक्चुअल पाथ था, जो ओरिजिनल पाथ था मेरी लाइट की इंसिडेंट रे का, वो पैरेलल आता है इमर्जेंट रे के। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट था पता लगाने के लिए कि मतलब रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है। तो इसमें क्या है कि ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है। अब पैरेलल लाइंस का क्या होता है, कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं तो इनके बीच में कोई कांस्टेंट डिस्टेंस होगा d, और वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे ट्रेन की रेल्स होती हैं, वो कांस्टेंट डिस्टेंस पे चलती रहती हैं, कोई भी इनका कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कांस्टेंट डिस्टेंस पे होगी। सेम थिंग यहाँ अप्लाई होगी कि जो इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे दोनों का एक्चुअल पाथ हम देखें तो ये जा रहा है, तो इनके बीच में क्या होगा, एक कांस्टेंट डिस्टेंस होगा, जिसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब ये अलग अलग जो ग्लास स्लैब है उसकी क्वालिटी होती है जिसपे ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है, ठीक। तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे था नहीं, पर इसको अलग से पढ़ाने का मतलब ये था कि लेंसेज से अलग हटके, अगर हम लेंसेज को हटा के अगर कोई दूसरी ग्लास की सरफेस देखें, लेंसेज को ना देखें और एक ग्लास स्लैब जो हमारे पास प्रेजेंट है, तो ग्लास स्लैब में अगर हम देखें तो ऐसा रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। कंसेप्ट क्या लगे, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक, सिंपल कंसेप्ट ये थे। अब हम देखते हैं न्यूमेरिक।
हाँ, तो हमारे पास जो थ्योरेटिकल पार्ट था इस चैप्टर का वो सारा कंप्लीट हो चुका है, बाइंड अप हो चुका है। तो हम इस न्यूमेरिकल्स अगर देखें कि इस चैप्टर के कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं बोर्ड्स में, तो कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करके देखते हैं। बाकी जैसे जैसे तुम लोग करते जाओगे, कोई डाउट्स आता है तो मुझसे शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक, तो यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन मैंने चूज़ किए हैं जो इंपॉर्टेंट है या लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं वो हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, इन विच ऑफ दीज विल लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। तो मतलब यहाँ पर मुझे 3 मीडियम्स दिए गए हैं। ठीक, जैसे ग्लास स्लैब थी या अलग अलग मीडियम्स मैंने डिस्कस करे थे, वैसे यहाँ पर 3 अलग अलग मीडियम मेरे को दे रखे हैं और मुझे बताना है किसमें लाइट की स्पीड फास्ट होगी। ठीक, तो इनको पता लगाने के लिए मैंने क्या बताया था, जो म्यू की जो वैल्यू होती है, म्यू क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कितना बेंडिंग करेगा कोई भी मेरा मीडियम, वो डिपेंड किस पे कर रहा है, म्यू पे, क्योंकि म्यू से ही लाइट की स्पीड पता चलती है कि वो उस मीडियम में कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रही होगी लाइट उस मीडियम के अंदर। तो यहाँ पर मेरे को पता है म्यू का फॉर्मूला होता है C/V। अच्छा, मैंने C क्या बोला था, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जो कि क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये कांस्टेंट रहती है। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक, तो हम यहाँ पर अगर रिलेशन क्या देख रहे हैं कि जो म्यू है वो प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मेरे v के, मतलब जितना ज़्यादा म्यू होगा उतनी ही स्पीड कम हो जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये मतलब है, तो इसका मतलब कि जिसका म्यू कम है उसमें स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। तो म्यू मेरे वाटर का सबसे कम है, तो म्यू वाटर का ठीक कम है। उसके बाद है हमारे पास म्यू केरोसिन का, उसके बाद है म्यू टर्पेंटीन का। ठीक, तो स्पीड क्या होगी, जस्ट अपोजिट हो जाएगी, मतलब कि v वाटर की सबसे ज़्यादा होगी, उससे ज़्यादा v केरोसिन की होगी स्पीड ऑफ लाइट इन केरोसिन, और उससे ज़्यादा होगी मेरी v टर्पेंटाइन की। ठीक, सिंपल कॉन्सेप्ट था। लगाना क्या था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट है कि म्यू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, वो लगाना था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें देखते हैं क्या क्या कंसेप्ट लग रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है हमें, इज प्लेस 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग लेंस है, इसका मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस होगा। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है किसी भी लाइट की रे को, तो वो क्या होगा, मेरा कन्वर्जिंग लेंस होगा। ठीक, तो यहाँ पर मुझे कॉन्वेक्स लेंस दे रहा है, समझ में आ गया। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। फाइंड ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। तो सबसे पहले क्या, रे डायग्राम कंसेप्ट समझना होगा। अब देखो, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, अगर आपको रे डायग्राम नहीं आ रहा समझना तो जो पीछे की वीडियोस है इसमें रे डायग्राम डिस्कस करे हैं, वो जरूर देखना, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसानी से हो जाएगा। जैसे मैंने अगर कॉन्वेक्स लेंस लिया, कन्वर्जिंग लेंस, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, बीच से पास नहीं होगी। ठीक, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर हो, ठीक है, 5 सेंटीमीटर लेंथ इज प्लेस्ड। देखो 20। अब ऐसे ही तुम कहीं ऑब्जेक्ट मत रख देना, सिंपल सोचना। पहले क्या बताना लगाना है तुम्हें कि देखो फोकल लेंथ होती है f1, एक फोकल लेंथ होती है f2, ठीक, एक होता है 2f1, इसका जस्ट डबल, फिर इसका जस्ट डबल 2f2 होता है। ठीक है, अब देखो वैल्यू फोकल लेंथ की 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है तो मतलब ये जो दूरी होगी ऑप्टिकल सेंटर और इसकी 10 सेंटीमीटर है। अब तुम्हारा ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर अवे रखा है, मतलब 10, ये मेरा 20 होगा क्योंकि 2f1 मेरा 20 सेंटीमीटर होगा। तो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में कहाँ रखा है, इससे थोड़ा सा दूर, मान लो यहाँ पर, ये मेरा 25 सेंटीमीटर ऑप्टिकल सेंटर से है। ठीक, तो ऐसे ऑब्जेक्ट प्लेस करना है तभी रे डायग्राम सही से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट मेरे पास क्या है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक, तो पहले क्या है कि रे जो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक, और वो फोकस पे कन्वर्स करेगी। ठीक, ये लाइट की रे का एरो का डायरेक्शन नोटेशन दिखा दे रहे हैं। ठीक, सेकंड लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, ठीक है, और ये इस तरीके से चली जाएगी सीधा बिना कोई रिफ्रैक्शन के।
तो जहाँ दो लाइट की रेज इंटरसेक्ट कर रही होंगी वहाँ मेरी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा होगा। मतलब इमेज यहाँ फॉर्म हो रही होगी। इमेज की तुम देख सकते हो रियल और इन्वर्टेड इमेज बननी है तो नेचर तो सीधा पता चल गया। लेकिन मुझे रे डायग्राम बन गया मेरा, बिल्कुल सी बन गया। नोटेशन कैसे दिखानी है, मान लो ये ए बी हो गया इमेज ऑब्जेक्ट और ये मेरा ए डैश बी डैश, ठीक है इमेज हो गई। ओके, ये रॉ डायग्राम रे डायग्राम पूरा तरीके से बन गया। अगर कुछ रिप्रेजेंट करना हो तो यहाँ ऑप्टिकल सेंटर लिख सकते हो तुम और लिख देना कन्वर्जिंग लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। ओके, अब मैं अगर फॉर्मूला पे जाऊं, क्योंकि मुझे क्या निकालनी है, पोजीशन। पोजीशन मतलब इमेज की वैल्यू, वी की वैल्यू, ठीक। तो अगर मैं लेंस फॉर्मूला यूज करता हूं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है नेगेटिव क्यों लेना है, नेगेटिव इसलिए लेना है क्योंकि मेरा जो हमेशा ऑब्जेक्ट प्लेस होता है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के अपोजिट होता है। एक कई बार मैं बात बता चुका हूँ। 1/v ये मुझे निकालना है माइनस 1/-25 इक्वल टू 1/10। अब देखो फोकल लेंथ मैंने पॉजिटिव ली है। पॉजिटिव क्यों ली है, क्योंकि जो फोकल लेंथ यहाँ पर है वो कन्वर्ज f2 पे कर रहा है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ क्योंकि फोकल लेंथ कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में या इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट में फोकल लेंथ का ये जो फोकल पॉइंट है वो लाई कर रहा है। इसलिए फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक। अब इसे मैं सॉल्व करता हूँ। 1/v प्लस 1/25 इक्वल टू 1/10, 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25। एलसीएम ले 50, 5 माइनस 2 3/50। तो 1/v आ गया, तो v मेरा क्या हो जाएगा 50/3 यानी कि करीब 16.67 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये मेरा इमेज डिस्टेंस है, ठीक है। अब मैं इसे जरा यहाँ लिख देता हूँ ताकि साफ दिख जाए आपको। 1/v इक्वल टू 3/50, तो v आ गया मेरा 16.67 सेंटीमीटर, ठीक। दिख रहा साहब, ये मेरा इमेज डिस्टेंस है। v आ गया 16.67 सेंटीमीटर, पोजीशन आ गई। अब साइज बताना है, तो साइज के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या था, मैग्निफिकेशन एक फॉर्मूला तो ये था कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर जो इमेज का डिस्टेंस है अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक। तो इन दोनों की वैल्यू से हम साइज बता सकते हैं। देखो मुझे ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है, इमेज डिस्टेंस अभी हमने सॉल्व करा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मुझे दे रखा है, तो इसे सॉल्व करके हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हैं। तो अगर इसमें वैल्यू रखें तो हाइट ऑफ इमेज देखो कैसे आती है हमारे पास। ऑब्जेक्ट की हाइट क्या थी 5 सेंटीमीटर, तो 5 इक्वल टू इमेज का 16.67 आया, ठीक, अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो ऑब्जेक्ट अगर हम नेगेटिव लें तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव में आएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो 3.33 कुछ वैल्यू आ रही है, ठीक, 3.33 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लेना, सिंपल कैलकुलेशन है। तो हाइट ऑफ इमेज 3.33 सेंटीमीटर आ रही है। ऊपर देखते हैं थोड़ा रफ्तार। हाँ, तो मैग्निफिकेशन का मैं फॉर्मूला बता रहा था आपको। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था पहला हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो एच आई और एच ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वी अपॉन यू, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक। तो हाइट ऑफ इमेज मेरे को निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे को 5 सेंटीमीटर पता है, इमेज की डिस्टेंस क्या है 16.67 जो यहाँ पे हमने सॉल्व करा था अभी, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आया मेरे पास 25 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज एक्चुअल में कितनी आ रही है 3.33, तो माइनस में लिया तो ये आ रही है, ठीक। तो नेगेटिव का मतलब क्या है, क्या किसी ऑब्जेक्ट की हाइट नेगेटिव हो सकती है? तो यार ये तो गलत बात है कि हाइट उसकी नेगेटिव में आ रही है। तो नेगेटिव में आने का मतलब क्या है कि जो इमेज फॉर्म्ड हो रही है वो साइन कन्वेंशन क्या था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से कोई चीज़ नीचे मेजर कर रहे हो तो वो नेगेटिव हो जाएगी, तो इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है। तो हाइट नेगेटिव नहीं है इसकी, बस इसकी वैल्यू जो साइन कन्वेंशन है इसलिए नेगेटिव आ रही है। तो एक्चुअल में हाइट क्या 3.33 सेंटीमीटर। तो जो मेरा इमेज थी
वो ऑब्जेक्ट से क्या है थोड़ा डिमिनिश बनी है, मतलब उससे छोटी बनी है, स्मॉलर फॉर्म हुई है। नेचर हमने पहले बता दिया था रियल और इन्वर्टेड है, क्यों? क्योंकि इमेज जो है इन्वर्टेड फॉर्म हो रही है, साइज हमें पता लग गया, और यहाँ पर हमने इसका इमेज डिस्टेंस पता लगा लिया। रे डायग्राम सबसे पहले हमने बना लिया था, तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया। जनरली इस तरीके के क्वेश्चन आसान होते हैं, एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चन, और 4 to 5 मार्क्स के होते हैं। इजी है, कंसेप्ट समझने हैं, नहीं समझ में आते तो वापस वीडियो पे जाओ, जो मैंने ये रिप्रेजेंटेशन समझाया है सब समझ में आ जाएगा। ठीक, हाँ हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। अ कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस होगा। फोकल लेंथ हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर, फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक, इस बार इमेज की पोजीशन दे रखी है। ठीक, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो जो गिवन दे रखा है हमें क्या दे रखा है, फोकल लेंथ। ठीक, फोकल लेंथ क्या है 15 सेंटीमीटर। अब देखो कॉनकेव लेंस के केस में अगर हम फिगर देखें, फिगर कैसा था, मतलब कि जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है फोकल लेंथ हमेशा अपीयर कर रही थी लेफ्ट साइड वाल, मतलब F1 वाला। ठीक है, F1 वाले का मतलब क्या कि अगर हम डायग्राम देखें तो कुछ ऐसा आ रहा था, ये लाइट की रे गई डाइवर्स कर जा रही थी। ठीक, तो इसलिए हम इसे वापस बैक ड्रॉ कर रहे थे ताकि ये अपीयर करे कि F1 से आ रही है। तो इस केस में जो फोकल लेंथ है वो मेरा लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट तो ये है, लाइट ऐसे आगे जा रही है, और ये मेरा लेफ्ट डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसलिए मेरा फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस का क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हम सीधा नेगेटिव लेंगे। ये कंसेप्ट मैंने जो अच्छे से पूरे अच्छे तरीके से, जो मेरी पुरानी वीडियो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जब ये रिप्रेजेंटेशन डायग्राम्स मैंने बनवाए थे उसमें अच्छे समझ में आएगा कि फोकल लेंथ नेगेटिव मैं क्यों ले रहा हूँ। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या है मेरी -15 सेंटीमीटर, और यहाँ पर इमेज की पोजीशन दे रखी है, इमेज डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, अब देखो अगर रे डायग्राम अच्छे से याद है कॉनकेव लेंस के, तो हमें पता है हमेशा जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इरेक्ट होती है और हमेशा लेफ्ट डायरेक्शन में बनती है, क्योंकि जो रेज है वो डाइवर्ज हो जाएंगी तो इंटरसेक्शन का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक, तो यहाँ पर भी इमेज डिस्टेंस हम नेगेटिव लेंगे। अच्छा, अब मुझे निकालना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो अगर हम लेंस फॉर्मूला यूज़ करें, क्योंकि देखो 3 चीज़ें तुम्हें पता होती है कि 3 चीज़ों का रिलेशन है, ये अब तुम्हें इमेज डिस्टेंस पता है, फोकल लेंथ पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं पता, तो सीधी सी बात है लेंस फॉर्मूला लगाओगे। तो अगर इस क्वेश्चन में मैं -110 रखूँ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी है मेरे को, फोकल लेंथ 1/-15। ठीक, तो 1/u को इधर लाते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो 1/15 - 1/10 इज 1/u। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम 30, 2 - 3 1/u। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आ रहा है -1/30, -1/30 का मतलब -30, क्योंकि जब ये रेसिप्रोकल करेंगे तो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30 आ रहा है, सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक, -30 क्या सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट क्या है सब सेंटीमीटर में है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30 सेंटीमीटर मतलब कि ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट में प्लेस होगा, तो ऑब्जेक्ट तो हम हमेशा लेफ्ट में प्लेस कर सकते हैं, तो मतलब ऑब्जेक्ट एक्चुअल कहीं यहाँ प्लेस होगा। ठीक, अब एक्चुअल बात करें तो कहाँ पे होगा, देखो F1 क्या है 15, 30 पे मतलब 2F1 पर प्लेस होगा। ठीक, ये आ गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ड्रॉ द रे डायग्राम। अब रे डायग्राम बनाते हैं। ठीक, ये मेरा कॉनकेव लेंस हो गया। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर होगा। पहला मेरे को क्या देखना है, सबसे पहले क्या पॉइंट करना है तुम्हें, फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ इंपॉर्टेंट है, फोकल लेंथ पॉइंट करोगे तो पता चलेगा। देखो फोकल लेंथ F1 पॉइंट करा, यहाँ पर F2 करा। ठीक, उसके बाद 2F1 पॉइंट करा और 2F2 करा। अब ऑब्जेक्ट मेरा 30 सेंटीमीटर आया। ठीक, तो 30 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। 30 सेंटीमीटर मतलब देखो 15 सेंटीमीटर तो मेरा F1 है, तो 2F1 क्या होगा 30 सेंटीमीटर, यानी कि एक्चुअली में ऑब्जेक्ट 2F1 पर ही प्लेस्ड है। तो अगर मैं रे डायग्राम बनाता हूँ तो कुछ इस तरीके से आएगा, ये डाइवर्ज कर जाएगी लाइट की रे। ठीक, और ये अपीयर कर रही होगी फोकस से आती हुई, और जो सेकंड रे होगी वो ऑप्टिकल सेंटर से बिना कोई रिफ्रैक्शन के पास होगी, तो इमेज यहाँ फॉर्म में कर रही है।
ठीक, तो इमेज की पोजीशन देखो कहाँ कितनी है, ये 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे रखी है। तो जो डायग्राम है पूरा लेवल्ड होगा कि ये 10 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, ये 30 डायग्राम मेरे पास आया कॉनकेव लेंस का, ये क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में सीधा ऑब्जेक्ट की पोजीशन पूछी थी और मेरे को रे डायग्राम पूछा था, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीएसई 2016 में आया था और लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। ठीक, तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स ऐसे तो नहीं मिलेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय लेंस इज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। ठीक, तो मतलब जो इमेज फॉर्म करी है एक लेंस ने उसका मैग्निफिकेशन -1 है। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज 60 सेंटीमीटर। ठीक, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है। तो बताना है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर हम इसे सॉल्व करें तो अभी हमें पता नहीं है लेंस कौन सा है। ठीक है, तो पहले क्या बताना है, फोकल लेंथ बतानी है। ठीक, तो जो फोकल लेंथ हमारी नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी उससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेगेटिव किस में आएगी, अगर कॉनकेव लेंस हुआ, और पॉजिटिव आएगी तो कॉन्वेक्स लेंस हुआ। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तुम्हें दे रखा है मैग्निफिकेशन। ठीक, मैग्निफिकेशन मतलब V/U दे रखा है, वो क्या है -1। ठीक, हाइट का कोई काम नहीं है इस क्वेश्चन में क्योंकि हाइट ऑब्जेक्ट की नहीं दे रखी, ना ही इमेज की दे रखी है। तो उस फॉर्मूले पे हम नहीं जाएंगे, सीधा हम किस पे जाएंगे, इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो हमें क्या मिला, V मिला है -U। ठीक, तो मतलब दोनों का जो डिस्टेंस है एक्चुअल में क्या है, बराबर है। ठीक है, कुछ कुछ मेरे को समझ में आ रहा है पर तुम सोच पाते हो कि नहीं वो देखते हैं। ठीक, तो ये मेरा इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर है। इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कब बराबर होता है, जब कभी ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड हो, हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही अगर इमेज जस्ट उसकी नेगेटिव साइज की फॉर्म्ड हो तो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में और क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 16 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें क्या दे रखा है, V-U इज 60 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो V = -U है, तो इससे सीधा समझ में आता है कि रे डायग्राम पे अगर हम जाएं और सोचें तो एक्चुअल में क्या हो रहा होगा कि पहली बात, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये इमेज डिस्टेंस क्या है, बराबर है और ये -1 का आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस ही सेम साइज की इमेज फॉर्म कर सकता है। क्योंकि कॉनकेव लेंस क्या है, वर्चुअल डायरेक्ट इमेज फॉर्म करेगा और सेम साइज की नहीं फॉर्म करता, चाहे कोई भी पोजीशन हो, क्योंकि उसके रे डायग्राम हमने देखे हैं। तो अगर हम कॉन्वेक्स लेंस के देखते हैं तो हमें क्या पता था कि ये F1 है हमारा, ये मेरा 2F1 है, ये F2 है और ये 2F2 है। ठीक, तो अगर 2F1 पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, ठीक, ऑप्टिकल सेंटर मान लेते हैं, तो इमेज जो है 2F2 पे फॉर्म्ड होती है। कैसे कि पैरेलल लाइन भी प्रिंसिपल एक्सिस के फोकल लाइन से पास हो गई, दूसरी लाइन जो है फोकल ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। ठीक, और इंटरसेक्ट करेगी जस्ट इसके 2F2 के ऊपर। ठीक है, ऐसा कुछ डायग्राम होगा। ठीक, तो ये रे डायग्राम पे क्या दिख रहा है कि जो इसका साइज है उसका जस्ट अपोजिट ये साइज है। ठीक, तो 2F1 और 2F2 सेम पोजीशन है, तो इस केस में ऑप्टिकल सेंटर से जो इमेज का डिस्टेंस है वही डिस्टेंस किसका है, ऑब्जेक्ट का। ठीक, ये V है मेरा इमेज डिस्टेंस, ये मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक, और डिफरेंस 60 सेंटीमीटर दे रखा है, तो मुझे इनका डिफरेंस 60 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका मतलब ये टोटल डिस्टेंस क्या है, 60 सेंटीमीटर। तो मेरी फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो अच्छा, अब देखो इस इक्वेशन से V+U = 0 आ गया और V-U 60 रख दूँ। ठीक है, मैं -U को यहाँ ले आया, 0 ऐसे छोड़ दिया। इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो ये 2V आ गया मेरा 60, V आ गया 30। ठीक, तो मेरा इमेज डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर। ठीक,
और कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर ये 30 सेंटीमीटर है तो ये f2 क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, इसका जस्ट हाफ। तो फोकल लेंथ तो देखो पॉजिटिव आ गई, या और क्या कह सकते हैं क्योंकि हमने कॉन्वेक्स लेंस पहले ही रिड्यूस कर लिया था क्योंकि इमेज का साइज सेम आ रहा था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के, या फिर मैं इसे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख के ये लिख सकता हूँ हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव। ठीक, तो नेगेटिव का मतलब क्या, रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही होगी। ठीक, तो जो फोकल लेंथ तक का क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व कर दिया। अब मेरे को ऑब्जेक्ट का भी पोजीशन पता चल गई होगी, क्या है 30 सेंटीमीटर और वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक, इफ द ऑब्जेक्ट, अब आगे क्या है, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेंस। ठीक है, तो वो 30 सेंटीमीटर पे था इमेज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, अब वो 20 सेंटीमीटर फॉरवर्ड कर दिया है, मतलब 20 सेंटीमीटर था, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पे कहीं भी ऑब्जेक्ट प्लेस होगा। तो इसका नया रे डायग्राम अगर हम बनाए तो ये जो पुराना पार्ट है इसे हम रफ कर देते हैं, नया रे डायग्राम देखते हैं। ठीक, तो नए रे डायग्राम में कैसा होगा डायग्राम, ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, अब मुझे फोकल लेंथ पता है इसकी 15 सेंटीमीटर, f1 टू f1। ठीक, तो 30 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट प्लेस था, अब 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेंस मतलब लेंस की तरफ, तो यहाँ पर कहीं आ गया होगा क्योंकि 15 और 0 के बीच में होगा कहीं, तो ऑब्जेक्ट मेरा फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्रेजेंट है। ठीक, तो इसका इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। पहला लाइट जाएगी फोकल लेंथ से पास हो जाएगी, ठीक, दूसरी लाइन जो होगी वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, तो इमेज यहाँ कहीं फॉर्म हो रही होगी। ठीक, इमेज एनलार्ज होगी, ऑब्जेक्ट से ज़्यादा साइज होगा क्योंकि देखो हमें रे डायग्राम से साफ दिख रहा है। अगर हम इसका एरो से डायरेक्शन रोटेशन कर दें, ठीक, ये ऑप्टिकल सेंटर से बिना कोई रिफ्लेक्शन के पास हुई है। ओके, वेयर वुड द इमेज बी फॉर्म, स्टेट रीजन एंड आल्सो ड्रॉ रे डायग्राम इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो इमेज क्या बन रही है, बियॉन्ड 2f2। ठीक, तो 2f2 की बियॉन्ड बन रही है और हमें एक रे डायग्राम भी बनाना है इसके सपोर्ट में। ठीक, तो रे डायग्राम तो हमने पहले ड्रॉ करा है क्योंकि रे डायग्राम से ही तो हमने पता लगाया है कि एक्चुअल में कहाँ पोजीशन होगी। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा कुछ खास इसमें पूछा नहीं है, सीधा जो हमारे रे डायग्राम से कॉन्वेक्स लेंस के पहले वो बनवाए हैं वो डिड्यूस करने हैं। तुम्हें थिंकिंग प्रोसेस ऐसा रखना है कि कंसेप्ट क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस ऐसा इमेज का फॉर्मेशन कर सकता है, कॉन्केव लेंस नहीं कर सकता क्योंकि उसका हमेशा वर्चुअल इरेक्ट होता है तो पॉजिटिव आएगा, और क्या उसका वो कभी भी सेम साइज का उससे ज़्यादा का नहीं बना सकता, हमेशा इमेज का साइज कम होता है कॉन्केव लेंस के केस में। तो कॉन्वेक्स लेंस हमने खुद ही पता लगा लिया, उसके बाद फोकल लेंथ सॉल्व करी, और जब वो हो गया तो इससे तो सिंपल कंसेप्ट था कि 20 सेंटीमीटर आगे जाएगा, तो अगर मेरा फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस है तो उसका रे डायग्राम ऐसा है। मैं अभी भी कहूँगा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो जो मैं लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में रे डायग्राम वाले क्वेश्चंस का, उसे ज़रूर देखना, पूरा देखना, सारे क्वेश्चंस जो है आसानी से सॉल्व। और जो टाइप के क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, कई बार जो क्वेश्चन होते हैं वो वैल्यू बेस्ड होते हैं। वैल्यू बेस्ड का मतलब कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हमारी डेली लाइफ की वैल्यूज़ हैं उनसे रिलेशन या कोरिलेशन या जो हम चीज़ें देखते हैं वो एक्चुअल में होता है कि कोई स्टूडेंट है वो ये काम कर रहा है तो वो किस तरीके से यूज़ करेगा, तो उसी तरीके का ये क्वेश्चन है हमारे पास 2014 में आया था। ठीक, तो इसमें क्या है, कोई सिचुएशन दी होती है इस टाइप के क्वेश्चन में कि कोई सिचुएशन है डेली लाइफ की, तो अगर उनको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो कैसे उसका यूज़ करेंगे वो सब चीज़ें। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ स्टूडेंट वांट्स टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ अ कैंडल। ठीक, तो यहाँ पर एक स्टूडेंट क्या चाहता है कि एक कैंडल की इमेज जो है उसको प्रोजेक्ट करना चाहता है वॉल्स ऑफ स्कूल लेबोरेटरी, मतलब स्कूल की जो लैब है उस पर प्रोजेक्ट करना चाहता है, मतलब फॉर्मेशन करना चाहता है। ठीक, तो फॉर्मेशन करना चाहता है एक लेंस से। ठीक, अच्छा ठीक है, पहले सबसे काम क्या है, हम पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे क्योंकि कई बार जैसे इस क्वेश्चन में बता दूं क्या है इस क्वेश्चन में, विच टाइप ऑफ लेंस शुड ही यूज एंड व्हाई, देखेंगे क्या है, एट व्हाट डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एफ ऑफ द लेंस शुड बी ऑब्जेक्ट बी प्लेस द कैंडल फ्लेम सो एज टू गेट मैग्नीफाइड इमेज, डिमिनिश्ड इमेज, और रे डायग्राम भी बनाने हैं। ठीक, तो कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखना है वो भी देखना है और साथ में रे डायग्राम भी बनाते जाने हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम था कि हमें कैंडल की इमेज को प्रोजेक्ट करना है वॉल्स ऑफ लेबोरेटरी पे। तो अगर वो लैब की वॉल्स पे मुझे इमेज को
प्रोजेक्ट करना है, तो मतलब वो इमेज ऐसी होनी चाहिए जो स्क्रीन पे आ सके। अब ऐसी इमेज कौन सी होती है? देखो, दो तरह की इमेज हमने पढ़ी है इस चैप्टर में, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अब इस तरह की इमेज कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर नहीं आती, ठीक है, वर्चुअल होती है। जबकि रियल और इन्वर्टेड कैन बी ऑब्टेन्ड। तो एक्चुअल में हमें ऐसा लेंस लेना होगा जो कि रियल और इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन करता हो। मतलब दोबारा से रे डायग्राम अगर हम ध्यान में लाएं और जो नेचर फॉर्म्ड हो रहा था ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होने पे, तो कॉनकेव लेंस के केस में तो हमेशा वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बनती है, जबकि कॉन्वेक्स लेंस के केस में कई पोजीशन पे रियल इन्वर्टेड बन रही है। सिर्फ एक कंडीशन थी जिसमें वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बन रही है, ठीक। तो अगर वो चाहता है कि कैंडल की इमेज को प्रोजेक्ट करे वॉल पे, तो उसे रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, उसे क्या सॉल्यूशन हम करें तो कौन सा लेंस यूज करेगा? कॉन्वेक्स लेंस। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस ही रियल इमेज फॉर्म करता है, कॉनकेव लेंस किसी भी पोजीशन के लिए नहीं कर सकता। कॉनकेव लेंस बिकॉज इट फॉर्म्स रियल इमेजेस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। समझ में आता है कि रियल इमेज है तो हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक। सेकंड पार्ट क्या है? एट व्हाट डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। यहाँ पर कोई वैल्यूज नहीं है, मैंने बोला था वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ सीधा थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है। डेली लाइफ की सिचुएशन दे रखी है, उसका यूज करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमें फोकल लेंथ की टर्म्स में बताना है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें ताकि जो कैंडल फ्लेम का साइज है वो मैग्नीफाइड हो। मैग्नीफाइड मतलब बड़ा हो जाए। अब बड़ा साइज कब किस किस पोजीशन में होता था कि एक तो था कि अगर हम याद करें पोजीशन क्या क्या थी, 2F1 है, ये F1 है, ठीक, F2, 2F2। तो पोजीशन क्या क्या थी? अगर बियॉन्ड 2F2 है तो इमेज यहाँ फॉर्म होती थी और साइज छोटा होता। मैं दोबारा कहूँगा, रे डायग्राम समझने हैं तो मैं लिंक डाल दूंगा उस वीडियो का, उसको पूरा देखना, क्वेश्चन तभी सॉल्व करने आएंगे। टोटली रे डायग्राम बेस्ड ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल्स में भी रे डायग्राम से कोरिलेट करोगे तो हाँ तुम कॉन्फिडेंट रहोगे मैंने फॉर्मूला सही लगाया है, वैल्यूज सही आई है, ठीक। तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 था, इमेज का फॉर्मेशन यहाँ होता था और उसका साइज छोटा होता था। यहाँ कैसे फॉर्म हो रहा है? पहला लाइन गई फोकल लेंथ से पास हो गई, फिर दूसरी गई ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दी, ठीक। तो एरो मैं कई बार मिस कर देता हूँ, आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, क्योंकि मैं जब लाइन ड्रॉ करता हूँ तो तुम्हें देख लेना है कैसे जो है मार्कर मूव कर रहा है, ठीक। तो ये मेरा केस किस लिए हो जाएगा? डिमिनिश इमेज के केस में। अब जैसे जैसे हम आगे जाते हैं 2F1 पर जाते हैं तो सेम साइज की आती है, लेकिन मुझे क्या कहा गया है? मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, ठीक। तो ये तो मेरा डिमिनिश का केस हो गया, मतलब सेकंड वाला हमने सॉल्व कर दिया, ठीक। अब मैग्नीफाइड के केस में जब हम 2F1 और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो 2F2 के बियॉन्ड इमेज बनती है और मैग्नीफाइड बनती है, ठीक। तो हम अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन 2F1 और F1 के बीच में रखें, मतलब जैसे हमारा ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक, ये मेरा F1, F2, 2F2, 2F1, ठीक। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर इनके बीच में है तो जो लाइट जाएगी वो रिफ्लेक्ट करेगी इसके इस पास पे, फिर ये यहाँ पे कहीं फॉर्मेशन होगा। तो मतलब बियॉन्ड 2F2 इमेज देखो, अब इसका साइज देखो और इसका साइज, तो इमेज का साइज क्या है? मैग्नीफाइड कर गया है, बढ़ गया है, ठीक। तो ये हो गया मैग्नीफाइड का केस। और फिर जब मैं F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आता तो इमेज की पोजीशन क्या है? इधर आती है वर्चुअल और इरेक्ट। तो लेकिन मुझे तो रियल इमेज फॉर्म कर रही है क्योंकि जो इमेज कैंडल की है वो प्रोजेक्ट करनी है एक वॉल पे, ठीक। तो रियल इमेज मुझे वो ऑब्टेन कर सकते हैं स्क्रीन पे, इसीलिए F1 और ऑप्टिकल सेंटर वाला केस नहीं आएगा। फोकस पे रखूंगा तो इमेज इन्फिनिटी पे जाएगी तो वो भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक। तो मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड का हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या था? ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन ईच केस। तो हमने ये रे डायग्राम पहले से बना दी है क्योंकि जो कोरिलेशन हमने देखा है कि रे डायग्राम कैसे फॉर्म हो रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, वो समझ में आ रहा है, ठीक। तो अभी नहीं समझ में आता तो जो पुरानी वीडियो मैंने डाली है रे डायग्राम की उसे देखना, बाकी अपने आप कोरिलेट करना सीख जाओगे, ठीक। तो मेरे हिसाब से जो क्वेश्चंस हैं
मैंने जितना देखा है सीबीएसई बोर्ड्स में जो पूछे जाते हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, कोई एक्स्ट्रा टाइप का कोई थ्योरेटिकल कंफ्यूजन है, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे तुम बता सकते हो, मैं उसे पर्सनली आपको रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक, आप ये जो चैप्टर है पूरा बाइंड अप हो चुका है, फिनिश हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। ठीक, इसी तरीके से हमारी वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।